हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं राधिका आप सभी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको साथ में ये भी देते जाऊँ मैं कि हमारा यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव चल रहा है और पेड बैचेस भी हैं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। और साथ ही अगर आपको कोई भी फ्री मटेरियल्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिक्स्ड भी है, कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में ये सारे आ सकते हैं। तो मैं इसको प्रिपेयर करके लाई हूँ, आप इसको देखिए और सीखते जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम डिस्कस करते हैं। क्या दिया है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति का निर्देश सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है। चार ऑप्शंस है। क्या है, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, टू इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, समान न्याय और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, टू प्रोवाइड फॉर लीगल एड फॉर टू द पीपल, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, या फिर टू प्रमोट अ सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बढ़ावा देना। ठीक है, किस चीज के इनमें से कौन सा नहीं है। याद रखिए, यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नॉट। अगर नॉट नहीं होता तो इसका आंसर कुछ और होता है। यहाँ पे पूछा है नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा नहीं है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा नहीं है, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो दी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्या चीज का है, टू प्रोमोट अ सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बढ़ावा देना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। क्लियर, समझ में आई ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ देखिए, व्हाट इज द टर्म, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे। सी क्वेश्चन नंबर 2, what is the term for the process by which a law is declared invalid by a court। ठीक है, कौन सा ऐसा टर्म है जो उस प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है जिसके द्वारा एक अदालत द्वारा एक कानून को अमान्य घोषित किया जाता है। ठीक है, अमान्य घोषित किया जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन है। अमेंडमेंट, संशोधन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, लेजिस्लेशन, विधान, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यकारी आदेश। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हमारे दिए हैं। किस चीज का, क्या पूछा है, किस चीज के, याद रखिएगा, इनवैलिड, किस, इनवैलिड बाय अ कोर्ट। इनवैलिड कब डिक्लेयर करती है, कौन कौन से लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, कौन सी करती है, जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक समीक्षा को क्या कर सकती है कोर्ट, इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ यहाँ देखिए, द लेटिन वर्ड, यहाँ एक लेटिन वर्ड फ्रेज यूज किया है। ठीक है, लेटिन फ्रेज यूज किया है। क्या है, इंजूरिया सीने डैमनम, लिटरली मीन्स। ठीक है, दिया हुआ ये लेटिन टर्म है, इसका मतलब क्या है वो पूछा है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं। क्या, इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस, बिना नुकसान के कानूनी अधिकार का उल्लंघन, डैमेजेस विदाउट इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लीगल राइट, कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना नुकसान, बोथ ए 1 और 2, मतलब ये दोनों, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इन सब में से। ठीक है, तो ये चारों में से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, किस चीज का, इंजूरिया सीने डेमनम। ठीक है, इंजूरिया साइन डेमनम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका सिर्फ मीनिंग क्या है, इसका सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस, बिना नुकसान के कानूनी अधिकार का उल्लंघन को क्या कहते हैं, इंजूरिया सीने डेमनम। ठीक है, इसको बस ये टर्म को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सी क्वेश्चन नंबर 4। दिख रहा है, ठीक है। क्या पूछा है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इफ इट इज ऑब्टेन थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाट डज अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक हमारा टर्म दिया हुआ है, क्या चीज को पूछा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है इफ इट इज ऑब्टेन थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है।
ठीक है। सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? यदि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो वह शून्य करणीय होता है। इस शब्द में अनुचित प्रभाव का क्या अर्थ है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन थ्रू अ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी के माध्यम से प्राप्त एक अनुबंध। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त एक अनुबंध। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन थ्रू द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी ओवर द अदर, एक पक्ष के दूसरे पर प्रभावत्व के माध्यम से प्राप्त एक अनुबंध। या फिर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन थ्रू कोर्जन ऑफ अ थ्रेट, जबरदस्ती या धमकी के माध्यम से प्राप्त हुआ एक अनुबंध। 4 ऑप्शंस है। किस चीज के बारे में पूछा है? सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब अनुचित प्रभाव के बारे में। ठीक है, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछा है, अदरवाइज और किसी चीज के लिए यहाँ पे नहीं पूछा है, सिर्फ इसके लिए जो यहाँ दिया है, बस इसके लिए स्टेटमेंट में। तो चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या है ये? एक पक्ष के दूसरे पक्ष पर प्रभुत्व के माध्यम से प्राप्त एक अनुबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इन टॉर्ट लॉ। इसमें टॉर्ट लॉ के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य कानून के लापरवाही का एक आवश्यक तत्व नहीं है? नॉट। ठीक है, नॉट। फिर से यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये नॉट नहीं होता तो इसका आंसर कुछ और होता। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। क्या है? ड्यूटी ऑफ केयर, सावधानी का कर्तव्य। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का उल्लंघन। इंटेंशन टू हार्म, नुकसान पहुंचाने का इरादा। या कॉजेशन, क्या है? कारणता। 4 ऑप्शंस में नेग्लिजेंस क्या होता है? समझाते चलूं, ये क्या है? एक फेल्यूर है। किस चीज पे फोकस करता है ये? ठीक है, किस चीज पे फोकस करता है? फेल्यूर पे। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, इंटेंशन टू हार्म, नुकसान पहुंचाने का इरादा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लीगल सिस्टम? प्राइमरी पर्पस क्या है लीगल सिस्टम का? एक कानूनी प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, कानूनी प्रणाली का मतलब लीगल सिस्टम पर्पस है। इसको याद रखिएगा, इस टर्म को लीगल सिस्टम के टर्म में पूछा है सिर्फ। क्या है? टू पनिश लॉ ब्रेकर्स, कानून तोड़ने वालों को दंडित करना। या फिर टू एनवर फेयरनेस एंड ऑर्डर, निष्पक्षता और व्यवस्था सुनिश्चित करना। या टू मेंटेन द पावर ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, या फिर टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। किस चीज के बारे में पूछा? पर्पस क्या है लीगल सिस्टम का? ठीक है, लीगल सिस्टम का पर्पस क्या है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है इनमें से? टू इंश्योर फेयरनेस एंड ऑर्डर। लीगल सिस्टम क्यों है? ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे कंट्री में क्या है, जो भी ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर इंश्योर कराता है कि वो ऑर्डर फेयर है। ठीक है, निष्पक्ष है, किसी के भी पक्ष में नहीं दिया जाता है, वो सबूतों को देख के वो ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, लीगल सिस्टम इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एलिमेंट? नॉट, याद रखिएगा, नॉट ध्यान देते जाइएगा। इज नॉट अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो चारों ऑप्शंस क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति। ठीक है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लेक ऑफ कोर्जन या फिर कंसिडरेशन। चारों ऑप्शंस है। किस चीज के बारे में? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने लोग के बीच में होता है? 2 पार्टीज के बीच में होती है। ठीक है, और वैलिड कब कहा जाता है? जब वो दोनों अपना कंसेंट दे रहे हैं
ऑप्शन के साथ हम देखते जाते हैं कि ऑप्शन में से सारे इनमें से करेक्ट कौन से हैं, ठीक है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दो पार्टी के बीच में होनी चाहिए, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उद्देश्य है वो कैसा है, वैध है, ठीक है। लेक ऑफ कोर्जन, जबरदस्ती की कमी, ये तो रॉन्ग है, राइट। और ये क्या है, कंसिडरेशन, प्रतिफल भी होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लेक ऑफ कोर्जन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, लेक ऑफ कोर्जन ये क्या है हमारा, जबरदस्ती की कमी, ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी, ठीक है। पिजन होल थ्योरी ये आप सुने होंगे शायद, इसके फाउंडर कौन कौन है, ठीक है। कबूतर खाना सिद्धांत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, चार ऑप्शन है, डॉक्टर विलियम, सैलमन, जस्टिस होल्ट या फिर विनफील्ड, चार ऑप्शन है। इन चारों में से क्या है, अच्छा पिजन होल थ्योरी बेसिकली, आंसर बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर किसी कंटेनर में, समझ लीजिए किसी तीन कंटेनर है, ठीक है। तीन कंटेनर में अगर यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स है, अगर आपको इसको रखना हो तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है एक में रखेंगे, दूसरा है और ये तीसरा, इस तरह से रखेंगे। अब ये जो चीज बच गई है इसको आप क्या करेंगे, किसी एक कंटेनर में आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आइदर इसमें इसमें या फिर इसमें, राइट। तो इसमें क्या है, एक सामान को एक यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को एक कंटेनर में रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट को एक में, एक ऑब्जेक्ट को एक में, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, फिट करेंगे। तो बेसिकली पिजन थ्योरी यही है, मतलब कुछ कबूतर को कबूतरों को क्या किया गया था, कंटेनर में रखा गया था, ठीक है। तो उसको ये देखने के लिए कि अगर कंटेनर कम है और पिजन ज्यादा है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, दो जो एक्स्ट्रा जो बचे हैं उसको हम लोग पर्टिकुलर किसी कंटेनर में रखेंगे जिसमें ऑलरेडी एक पिजन रखी हुई है, ठीक है। ये एक थ्योरी था। ये किसका थ्योरी था, ये था सैलमन का, ठीक है। याद रहा, सैलमन का थ्योरी है पिजन होल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन डज द लीगल राइट टू प्राइवेट डिफेंस एंड, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। प्राइवेट राइट टू प्राइवेट डिफेंस ये एंड कब होता है, समाप्त कब होता है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब समाप्त होता है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है, ये होता क्या है, अगर आपको खुद की सुरक्षा करनी है, वो आपको यहाँ पे राइट मिलता है कि आप अपनी सुरक्षा में सामने वाले को आप हार्म पहुंचा सकते हैं, इंजरी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आपकी आई है। और यहाँ पे ये एंड कब होता है पूछा है, ये समाप्त कब होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप कभी भी गए किसी को भी आप नुकसान पहुंचा दिए, हार्म कर दिए, इंजरी पहुंचा दी, ऐसा नहीं है। ये एंड होने का भी एक पीरियड होता है। कब एंड हो सकता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, क्या है, व्हेन द थ्रेट बिगिंस, जब खतरा शुरू होता है, ठीक है। व्हेन इमिनेंट डेंजर एंड्स, जब आसन समाप्त होता है, आसन खतरा समाप्त होता है, या फिर बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, याद रखिए किस चीज के बारे में पूछा है, एंड कब होता है, ठीक है। तो एंड कब होता है, जब इमिनेंट डेंजर एंड्स होते हैं, समाप्त होता है, तब क्या होता है हमारा प्राइवेट डिफेंस, वहां से हम किसी को भी इंजरी नहीं पहुंचा सकते, तभी तक पहुंचा सकते हैं, तब तक हम अपने सेफगार्ड के लिए सामने वाले को हार्म कर सकते हैं, जब तक सामने वाला हमें हार्म करे, ठीक है, या हमें कर रहा है, हमें पता है कि अभी हमारा अभी हम सेफ नहीं है, सिर्फ तब तक हम उसको डिफेंस, एज अ डिफेंस हम उसको हार्म कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही वो सिचुएशन हटा, वो पर्टिकुलर पर्सन हट गया है, अब आप उस खतरे में नहीं है, डेंजर, इमिनेंट डेंजर में नहीं है, तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका वहीं एंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, होपफुली आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सी व्हाट इज द की एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड, ठीक। की एलिमेंट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड, एक वैध अनुबंध बनाने के लिए आवश्यक मुख्य तत्व क्या है, ठीक है।
म्यूचुअल कंसेंट एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, आपसी सहमति और कानूनी संबंध बनाने का इरादा, या फिर ओनली अ रिटन एग्रीमेंट, केवल एक लिखित समझौता, अ प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के किया गया वादा, या फिर अ यूनिलेटरल अग्रीमेंट विदाउट अ काउंटर प्रॉमिस, प्रतिवादों के बिना एक तरफा समझौता। ठीक है, किस चीज के बारे में? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं आपको समझाई थी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये इसका की एलिमेंट क्या है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन से है? ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होती है, वैलिड होती है। कब होती है? जब म्यूचुअल कंसेंट एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन हो तभी। ठीक है, उसको तभी वैलिड माना जाता है, अदरवाइज वो वॉइड होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, what is the principle of caveat emptor in the context of contract law? ठीक है, अनुबंध कानून के संदर्भ में क्रेता सावधान का सिद्धांत क्या है? सिर्फ केविएट एम्प्टर के बारे में ही पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है बायर बीवेयर, या फिर सेलर बीवेयर, सेलर इज लायबल, या फिर बायर इज लायबल। इन चारों ऑप्शंस में से केविएट एम्प्टर के बारे में पूछा है। ठीक है, क्या है? क्रेता सावधान क्या होता है? ये है बायर इज लायबल। कौन लायबल है? बायर। द बायर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द परचेज। ठीक है, क्लियर? किसी भी बायर को अगर कोई सामान लेना है, खरीदना है, तो उसे खुद वो लायबल होता है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल खुद होना चाहिए। अगर वो कोई सामान ले रहा है, उसके बारे में अच्छे से समझ ले, देख ले, और उसके बाद ही उसको परचेस करे। ठीक है, तो ये केविएट एम्प्टर क्या है? ये किस पे लायबल होता है? बायर पे। ठीक है, बायर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, नो वन अदर। अब सेलर तो अपना सेल करेगा ही, सिर्फ एक बायर है जो कुछ भी परचेस करने के पहले वो उसके बारे में अच्छे से जान ले, समझ ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए और बी एंटर करते हैं, ए एंड बी एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ ए's कार टू बी। ए लेटर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द कार, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू बी? ए और बी, ठीक है, दो पार्टी है ए और बी, ए की कार को बी को बेचने के लिए एक अनुबंध करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? सिर्फ उसको डिलीवर करने के लिए उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना कार क्या करूंगा? सेल करूंगा। ठीक है, किसने कहा था? ए ने बी को कहा है। ए बाद में कार देने से इनकार कर देता है। पहले तो उसने खुद ही सेल करने का ऑफर दिया था, लेकिन बाद में क्या करता है? वो खुद इनकार कर देता है जब बी का मन हो जाता है। तो अब बी को तो बी के पास क्या उपाय उपलब्ध है? अब बी क्या यहाँ करेगा? ठीक है, बी क्या कर सकता है? क्योंकि ए ने तो मना कर दिया, और बी क्या कर रहा है? वहां पे उसको लेने के लिए अवेलेबल है, लेकिन ए उसको मना कर रहा है। तो चार ऑप्शन है: स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के विशेष पालन, या फिर क्वांटम मेरिट, यथा योग्य पारिश्रमिक, डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये चारों क्या है? सेल। अगर वो सेल करने के लिए बोला है, अब वो नहीं दे रहा है, मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की विशिष्ट पालन, ये तो होगा। ठीक है, पालन उसको करना है। क्वांटम मेरिट, यथा योग्य पारिश्रमिक, ये भी है। अब क्या है? डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके लिए क्षतिपूर्ति भी, और क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन, अगर ये तीनों सही है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, सॉरी, डी है। ऑल ऑफ द अबव इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेंस रिया? मेंस रिया, मेंस रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। ठीक है, कोई भी क्राइम कर रहा है, अगर उसके माइंड में जो गलत चीजें हैं, वो मेंस रिया कहलाती है। ठीक है, ये एक एलिमेंट क्राइम में, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन अपराध में मेंस रिया, दोषी मन तत्व का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो इंटेंशन, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या है?
ठीक है। इंटेंशन, पहले तो हम इंटेंशन के बारे में देख ले। इंटेंशन क्या है? क्लियर डिजायर दिखाता है, ठीक है, क्लियर डिजायर है आपका, तो शो कर रहा है कि आपका इंटेंशन था वो क्राइम करने का, ठीक है। अब क्या है? लापरवाही कब होगा? फेलुअर होगा, ठीक है, फेलुअर है किस चीज का? टू एक्सरसाइज द केस, ठीक है। उसके बाद क्या है? रेकलेसनेस, इसका क्या मतलब हो गया? कॉन्शियस डिसरिगार्ड ऑफ रिस्क, ठीक है। ये भी होना चाहिए, क्लियर डिजायर है, फेलुअर भी है, और कॉन्शियस रिगार्ड ऑफ रिस्क भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मेंस रिया के बारे में पूछा है, मतलब गिल्टी माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्टस नॉन फेसिट रियम? देखते जाएगा इसको, रियम नीसी मेंस सिट रिया, थोड़ा ये मैक्सिम लेंदी है। इसको पूछा है, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। चार ऑप्शन है। एक्शन डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी, द लॉ प्रिज्यूम इनोसेंस, नो क्राइम विदाउट पनिशमेंट, या फिर द पनिशमेंट शुड नॉट फिट द क्राइम, ठीक है। ये चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे? ए, एक्शन डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी, इसका मीनिंग है, ठीक है, इस मैक्सिम का मीनिंग है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल is called the dash and the person accepting the proposal is called dash। क्या कहा जाता है? जो प्रपोजल बना रहे हैं उस पर्सन को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस है, मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को डैश कहा जाता है, और प्रस्ताव स्वीकार करने वाले व्यक्ति को, यहाँ पे डैश होगा, डैश कहा जाता है, ठीक है। प्रपोजर और प्रपोजी, या फिर प्रोमिसर और प्रोमिजी, प्रोमिसर और प्रोमिसी, और प्रपोजी और प्रपोजर, चार ऑप्शंस हमारे हैं। इनमें से क्या पूछा है? जो प्रपोजल रख रहे हैं, जो बना रहे हैं, उस पर्सन को क्या कहा जाता है? प्रपोजर और प्रपोजी कहा जाता है। प्रस्तावक और प्रस्ताविती कहा जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सारे याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, याद रखिए। थैंक यू।